रहा है, जुडिशियरी में हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, राजनीति में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, एजुकेशन में हो रहा है। तो डिटोरेशन इन ऑल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी इज ए सोशल प्रॉब्लम। अगर समाज में अच्छे लोग तैयार होंगे, समाज में अच्छा नेतृत्व तैयार होगा, जो समाज में देश के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए काम करेंगे, तो देश का तकदीर बदल सकता है। और इसलिए आज जो मूलभूत प्रश्न यह है कि हम लोग जो हमारे डिटोरेशन को देखकर निराश होते हैं, उसको रोकने का भी काम समाज को करना होगा। समस्या ढूंढनी होगी, कमियों के बारे में चिंतन करना होगा और उसमें गुणात्मक परिवर्तन करके उसके ऑप्शन भी हमको ढूंढने पड़ेंगे। और ये ऑप्शन जनता हमसे चाहती है और ये हो सकता है। मुझे पता है कि जो चलता है उसका एक्सीडेंट होता ही है। मैं एक बार लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, और रेड लाइट कार थी, पुलिस वाला चला रहा था, सामने तो पुलिस की पेट्रोलियम के सायरन बजाने वाली गाड़ी थी, उसके बाद एक पुलिस की कमांडो की गाड़ी थी, फिर मेरी गाड़ी थी, फिर स्पेयर गाड़ी थी, फिर 2 पुलिस की गाड़ियां थी, फिर लॉरी थी, फिर और 4 गाड़ियां थी, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक पर जाकर विद डिसिप्लिन पुलिस वाले चलाने वाले ने मेरी डीबी कार को एक ट्रक पर ऐसी ठोस मार दी कि पूरी गाड़ी चपक गई। जिन्होंने देखा वो बोलते आप बच गए कैसे? मुझे बताइए कि एक एक्सीडेंट हुआ है जो पुलिस वालों के हाथ से हुआ है, तो क्या गाड़ी में बैठना बंद करें? अगर रोड पर हम चलेंगे और एक आधी बार एक्सीडेंट होगा तो क्या चलना बंद करेंगे? एक्सीडेंट नहीं होंगे इसके लिए कोशिश करेंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सीडेंट हुआ इसलिए चलना बंद करना है। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो मैं अपने पहली बात पर आया हूं उसके लिए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 65 साल के बाद इस देश की प्रगति और विकास नहीं हुआ है, और यह सच्चाई है। जो इकोनॉमिक पैरामीटर से वो आपको बता रहे हैं, और इसलिए मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इस देश का विकास कैसे हो। हमारे में किसी बातों की कमी नहीं है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। खनिज संपत्ति है, पेट्रोल है, विज्ञान है, तंत्र विज्ञान है। मैं एक बार जापान में गया था, तो एक उद्योगपति ने मुझे भोजन के लिए बुलाया था। तो वो जैसे जापान में बड़ा व्यक्ति आता है तो वो एक गड्ढे में बिठाकर वो बैठते पैर, और एक जैसे नमाज पढ़ते वैसे घुटने पर बैठकर लड़कियां एक एक डिश लाती है। तो वो भोजन था, तो वो मैं खाना खा रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा, मिस्टर गडकरी, आई कांट अंडरस्टैंड, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स फ्रॉम योर कंट्री आर सो जीनियस, सो ब्रिलियंट। क्या इनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है? इतने होशियार आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैसे हैं? मैं बहुत खुश हो गया। और मैंने जैसे वनडे क्रिकेट में, वैसे मैं भी क्रिकेटियर था, और जैसी बैटिंग करती है वैसे मैंने धनाधन बैटिंग शुरू कर दी। फिर मैंने बताया वो हमारा देश कैसा है, वो अमेरिका में 10 डॉक्टर में से 4 डॉक्टर भारतीय हैं, सब बातें ऐसा कॉलर टाइट करके बता रहा था। तो बताते बताते उसने गुगली बॉल डाल दिया और मेरी विकेट उड़ा दी। उसने पूछा मुझे कि मिस्टर गडकरी, व्हेन यू हैव एवरीथिंग देन व्हाई योर कंट्री इज पुअर? मैंने झट उसको कहा, योर फूड इज वेरी नाइस। उसने कहा, नो नो नो, डोंट डाइवर्ट इट, प्लीज टेल मी व्हाई योर कंट्री इज पुअर। मैं कुछ बोल नहीं पाया। देश में रहता तो शायद कुछ बोल पाता, पर देश के बाहर बोलना उचित नहीं है, नहीं बोल पाया। क्या कारण है कि सब कुछ होने के बाद हम गरीब क्यों हैं? इसका बेसिक कारण है रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस। गलत आर्थिक नीतियां और भ्रष्ट प्रशासन, ये हमारे समस्याओं का बहुत बड़ा कारण है। और इसलिए देखिए, आप ये पैसे की बात करते हैं। मैं एक बार मंत्री था और मुझे बड़ा खुशी हुई। मैं पहली बार आया था इंदौर, तो मैं कह रहा था इनको सीमेंट कंक्रीट रोड बनाओ, ये कॉटन ब्लैक सॉइल है। आज मुझे इंदौर देखकर, ये रोड बड़ा वाला, ये इतना खराब रोड था। मैं इस रोड पर 2-3 होटल्स हैं, हाँ होटल में ठहरा था, तो ऐसे कि मैं गड्ढे में चल रहा हूँ कि रोड में चल रहा हूँ पता नहीं चलता था। आज इंदौर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे इंदौर की
कारपोरेशन को और यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी को बहुत अच्छा लगा। इट इज वन ऑफ द गुड सिटी। मुझे बताइए ये क्यों नहीं हो सकता? मैं जब मंत्री था तो मैंने सोचा कि सरकार के पास पैसे नहीं है तो हम लोग पैसे लोगों से लेंगे। जैसे बाद में इन्होंने बॉन्ड्स लिए थे तो मैंने इनको अपनी कहानी बताई कि बॉन्ड्स निकालो और जाओ। तो आपको ताज्जुब होगा कि मैंने कारपोरेशन बनाई और मैं बॉन्ड इश्यू 450 करोड़ का पहले बार सब्सक्राइब किया। मुझे 1180 करोड़ रुपए मिले। दूसरी बार 400 करोड़ के लिए सब्सक्राइब किया, 1050 करोड़ रुपए मिले। सरकार ने मुझे केवल 10 करोड़ रुपए दिए थे और 2.5 साल में मैं 8000 करोड़ के काम कर सका और 4000 करोड़ मैंने कैपिटल मार्केट से खड़े किए और उनके पैसे भी वापस हो गए। 12 साल हो गए, मैं भूल गया हूं मेरे कामों को, पर लोग नहीं भूले। मैं एक साल अभी 6-7 महीने पहले दिल्ली मुंबई फ्लाइट में था तो मुझे एक फिल्म एक्टर मिले, बहुत प्रसिद्ध एक्टर है, जॉकी श्रॉफ। तो मेरे पास आए और एकदम उन्होंने मेरे पैर को हाथ लगाया और मुझे कहा कि नितिन जी एक काम करो। बोला बताइए क्या करना है? बोले साउथ मुंबई को मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ दो। तो मैंने कहा जाकी जी आप फिल्म में आपको पता नहीं होगा, आजकल हमारी सरकार भी नहीं, मैं मंत्री भी नहीं और मैं क्या काम कर पाऊंगा, अब आप बाकी लोगों को कहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है मुझे राजनीति मालूम नहीं है? मुझे राजनीति पूरी मालूम है, कौन है क्या सब मालूम है, पर मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे आपने बनाया, मुंबई के 55 फ्लाईओवर आपने बनाए, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट आपने बनाया। अगर ये साउथ मुंबई को एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने का काम है तो आप ही कर सकते हो, इसलिए मैं आपके पास इसका एडवांस बुकिंग कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है। और एक बार मैं मीडिया में गया था पूना में, पूना के लोग बहुत होशियार है, उनकी नगरी है। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि आप काम कर रहे हो तो आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा 10 करोड़ रुपए। तब 3600 करोड़ रुपए का रिलायंस का लोएस्ट टेंडर हमने रिजेक्ट किया था। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास 10 करोड़ है, फिर कितने साल में ये एक्सप्रेस हाईवे बनेगा? तो मैंने कहा ये 2.5 साल में बनेगा। वो जोर से हंसे और उन्होंने मुझे पूछा कि आप नेता लोग क्या समझते हैं, आप कहीं भी आते हो कुछ भी बोलते हो और हमने लिखना चाहिए ऐसा आपको लगता है क्या? एक करदड़े करके इंडियन एक्सप्रेस के बहुत सीनियर पत्रकार थे पूना में, अच्छे बहुत अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने ये प्रश्न मुझे पूछा, मैं भी एकदम अचंभव में पड़ गया कि अब जवाब क्या दूं। तब मैंने उनको सहज रूप से कहा देखिए करदड़े जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है और 2000 करोड़ लगेंगे ऐसा मुझे लगता है, पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मेरे ऊपर विश्वास रखिए कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तो 50 समिति, उपसमिति, रिसर्च वर्क, थिंक टैंक, सब चर्चा ही करते रहो, लेना देना कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा ठंडा। द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, क्रेडिबल लीडरशिप अगर होगी तो काम हो सकता है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पैसे भी खड़े और काम हुआ तो पैसे की कमी नहीं है देश में, आज हम ये कर सकते हैं, पर देश में ये नहीं हुआ इसका कारण हमारी नीतियां गलत है। हमारे प्रगति और विकास के 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, एक है इंडस्ट्री और दूसरा एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना है तो 4 बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अभी सुमित्रा जी कह रही थी कि आपने नर्मदा का पानी इंदौर में लाया, अच्छी बात है, और आपने पानी लाया और मैं बार बार पूरे देश में शिवराज जी की और उनकी सरकार की तारीफ करता हूं क्योंकि मैं किसानों में काम करता हूं। मेरे यहाँ जो आत्महत्या करते किसान, उन्हीं में मैं काम करता हूं, तो मैं किसानों से और रूरल इकोनॉमी से मेरा बहुत अच्छा संबंध मैंने रखा है। इसलिए मुझे जब उन्होंने इरिगेशन के बारे में मध्य प्रदेश में जब 2 साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तब राघव जी और वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको पूछा था कि आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है? 2.5 साल पहले मैं नया अध्यक्ष बना था, तो उन्होंने कहा 2.4% है। फिर मैंने पूछा कितनी जमीन है, इरिगेशन कितना हुआ है? उन्होंने कहा 7 लाख हेक्टेयर। फिर काफी बातें पूछने के बाद मैंने कहा शिवराज जी
आप नाराज न हो तो एक बात कहूं? बोले कहिए। मैं 100 में से अगर आपको मार्क देना तय किया तो मैं आपको 15 के ऊपर नहीं दे सकता, 33 भी नहीं मिल सकते आपको पासिंग। ये अच्छी बात नहीं है। ये एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहिए, उसके सिवा गांवों की गरीबी दूर नहीं होगी। उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए? मतलब सिंचाई को बढ़ाओ, इरिगेशन को बढ़ाओ। नेक्स्ट ईयर उन्होंने मुझे कहा, उस समय 7 लाख हेक्टेयर जमीन इरिगेशन के अंदर थी जब 2.4% ग्रोथ रेट था। फिर अभी उन्होंने, जब मैं भोपाल आया था, प्रभात जी और उन्हें बहुत बड़ा 4 लाख किसान आए थे, तो मैंने पूछा आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है? उन्होंने कहा 18.96%। मैंने बोला शिवराज जी मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे माफ करो, चीफ सेक्रेटरी को फोन लगाओ। मैं तो भी आप पर विश्वास नहीं रख रहा हूं, मुझे माफ करो, मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, पर फोन लगाओ, क्योंकि मेरे गले में बात नहीं उतर रही। और वो फोन उसका मुझे सुनाओ, वो कहे कि 18.96 है तो ठीक है, नहीं तो मैं बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूं, कुछ तो भी गलती हो रही हिसाब में। उन्हें फोन लगाया, उनको बताया और बोला आप जरा नितिन जी से बात करो। उनको मुझे कितना है? बोले 18.96%। देश में सबसे हाईएस्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश का हुआ। अब आप जैसे इकोनॉमी वाले विषय है, इकोनॉमिक सेल वाले, अध्ययन करो कि 2.4% का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18.96% पर आया, तो गांवों में पर कैपिटा इनकम कितने लोगों का कितना बढ़ा और कितने लोगों की गरीबी दूर हुई रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में, उसका अध्ययन करो। मध्य प्रदेश के सरकार को स्वामीनाथन जी की कमेटी ने एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए अवार्ड दिया और इतना बड़ा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुआ। और इसलिए मैं आपको तो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मींस आई एम पॉसिबल। और इसलिए पानी के बारे में गुजरात की हमारी सरकार ने नर्मदा का पानी 9 नदियों को छोड़कर कच्छ तक लेकर गए और पूरा कच्छ को सुजलाम सुफलाम किया है, सुजलाम सुफलाम किया। आज मैं, कई अखबार वाले, मीडिया वाले कभी इस विषय पर लिखते नहीं कि समुद्र में नदियों का कितना पानी जाता है। मुझे दर्द होता है। मैं इस्राएल में मेरे यहां के 50 किसानों को लेकर गया था। 6 इंच पानी आता है, एक बूंद समुद्र में नहीं जाता। और हमारे देश में 30-30 इंच, 40-40 इंच, जो सुमित्रा जी का उल्लेख किया रत्नागिरी का, वहां कितना बरसात आती है, पूरा पानी समुद्र में जाता है। हमारे देश में हमने पानी कहीं रोकने का कभी प्रायोरिटी नहीं मिली। आज अगर हम लोग 47 के बाद इरिगेशन को अगर प्राथमिकता देते तो गांव के किसानों में इतनी प्रगति और विकास होता। 1 एकड़ का जब पानी मिलता है तो किसान का उत्पन्न 2.5 से 3%, 3 गुना बढ़ता है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, सोल्यूबल फर्टिलाइजर उसका यूज करके बढ़ता है। अगर किसान का अगर इनकम 2.5 गुना बढ़ता तो उसका लड़का बैंक में चपरासी बनने के लिए भोपाल और इंदौर काय के लिए आता? काय के लिए यहां झोपड़पट्टी में रहता? काय के लिए कोई दुकान में नौकर करके काम करता? हमारे देश के किसानों का पानी अगर मिलता तो कहीं के कहीं चले जाते। पर आपको पता है कि अब हमारी सिंचाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि सिंचाई का जो विषय था वो हमारे संविधान में 3 लिस्ट है। एक है स्टेट लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट और एक है सेंट्रल लिस्ट। केंद्र सरकार ने कौन सा काम करना चाहिए इसका उल्लेख सेंट्रल लिस्ट में है कि वही विषय पर केंद्र सरकार काम कर सकता है, कानून बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जिस विषय पर काम कर सकता है उनके अधिकारों के विषयों का वर्णन स्टेट लिस्ट में है। और कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें ऐसा है कि स्टेट और सेंट्रल दोनों भी काम कर सकते हैं, ऐसे विषयों पर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है। 47 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टील प्लांट बनाए, रेलवे बनाई, एयरपोर्ट बनाया, मोबाइल टेलीफोन के इसमें पैसे डाले गए, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, दुनिया भर के पैसे लाए। मैंने मुंबई के एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को पूछा कि 47 के बाद गवर्नमेंट अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर में कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुए, थोड़ा हिसाब निकाल के दो। पूरा निकाल नहीं पाए वो, पर जो अंदाज उन्होंने मुझे बताया कि 5,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है और उसमें से 95% इन्वेस्टमेंट डेड हो गई।
जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। आप गोल्ड की माइन भी किसी भी पार्टी के सरकार हो, आप कोई भी धंधा सरकार को चलाने के लिए दो, अगर नहीं दिवाला पीटेंगे तो नाम बदल दो, क्योंकि सरकार का काम नहीं है उद्योग व्यापार करना। बहुत कम सक्सेस स्टोरी है, बहुत कम सक्सेस स्टोरी है। पर ये जो प्लानिंग कमीशन की बात अभी प्रोफेसर साहब कर रहे थे, ये इतने प्लानिंग कमीशन में हमने सब खड़ा किया। अब मुझे बताइए, आज मैं कह रहा था हमारे पत्रकार मित्र को कि किंगफिशर बंद होने से बीजेपी का 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बोले कैसा हुआ? मैंने बोला अरे जिस दिन किंगफिशर का टिकट 98,000 रुपए गया मुंबई दिल्ली पर, शेखर गुप्ता आज इंडियन एक्सप्रेस में आइडिया एक्सचेंज में मैं था तो उस दिन उनसे चर्चा कर रहा था, आज मेरा फुल पेज इंटरव्यू आया है, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि ये किंगफिशर बचना चाहिए। अगर किंगफिशर एयरलाइंस अगर बचती तो बीजेपी का ही केवल 25 लाख रुपए का फायदा होता, क्योंकि कंपटीशन कम हो गई और जेट वालों ने और इंडिगो वालों ने अपने रेट तुरंत बढ़ा दिए। उन्होंने रेट बढ़ाने के कारण हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं। अब हमको क्या लेना देना है कि किंगफिशर का फ्लाइट रहे कि जेट का रहे कि और किसी का रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। कोई भी फ्लाइट रहे, हमारा टिकट सस्ता मिले। और उसके कारण जो रेट हम 25,000 में जाते थे, जो 12,000 में टिकट मिलता था, वो 40,000 हो गया, क्योंकि एक कंपटीशन कम हो गया। मैं तो कहता हूं और एक दूसरे पे कुदाओ, 10 एयरलाइंस कंपनियां खड़ी करो और एयरपोर्ट के बाहर ऐसे खड़े रहे टिकट लेके, चलो ना चलो दिल्ली चलना है, दिल्ली चलना है। 10,000 रुपए एक, 10,000 दो, 10,000 तीन, मैं 9,000, चल 9,000 चलो। जैसे वो लनफन सर्विस रहती है ना प्राइवेट वाली, इंदौर देवास चलना है क्या, चलो चलो चलो, ऐसी हालत होनी चाहिए। हमें क्या लेना देना है कौन से प्लेन में, हमको सस्ता टिकट मिलना चाहिए। वी ऑलवेज थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, गरीब आदमी के हित में हमारा विचार होना चाहिए। मैं 11वीं में था तो मेरी बहन, बड़ी बहन मुंबई में रहती थी, मेरे जीजाजी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, काकोडकर जी के साथ काम करते थे। तो मैं उस समय, मुझे याद है कि नागपुर से मुंबई ट्रंक कॉल करने के लिए, वो भी 36 नंबर मांगकर फिर ट्रंक कॉल लगता था और 66 रुपए लगते थे, 66 रुपीज। अब एक दिन मैं स्टेट बैंक में एक मैनेजर थे और उनका लड़का मेरा मित्र था, तो उसके पिताजी जब बैंक में निकल जाते तो चुपचाप दोपहर को मैं उसके घर पे जाके उसको पटाता था कि तू, पिताजी गए, लगाओ क्या फोन? वो बोलता लगाओ। फिर मैं ट्रंक कॉल पे बात करके अपने बहन के यहाँ 2 मिनट बात करके जो जो बातें सब उनको बताता था और मुझे बड़ा आनंद आता था कि मेरे 65 रुपए बच गए, फुकट में बात हो गई। अब 40 पैसे में बात हो रही है, 40 पैसा, कल और कम हो जाए। ये जो अखबार है ना, आप 2 रुपए में खरीदते हो, ये 3 साल के बाद ऐसी कंपटीशन होगी, अच्छा ये अखबार और बढ़ने चाहिए। ये फ्री ऑफ चार्ज आपको अखबार देने वाले हैं, नो प्राइस। जापान में है, ये अखबार आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलेंगे और इतने होने चाहिए कि इनका किसी का एक का दबाव नहीं चलना चाहिए। अब ये हमको, हम पहले अखबार वालों के पीछे घूमते थे, अब अखबार वाले हमको पीछे घूमते, क्योंकि 10-10 अखबार हो गए, 4-4, 15-15, 20-20 चैनल्स हो गई। हर आदमी चाहता है, एक को इंटरव्यू नहीं मिला तो दूसरा खुन्नस निकालता है, दूसरे को नहीं मिला तीसरा निकालता है, इसको नहीं मिला। अब इनकी इतनी कॉम्पिटिशन हो गई कि एक गलत लिखता है तो 10 अच्छा लिखते। तो इनके अभी कल्याण हो, वैसे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, इनकी भी वायबिलिटी बढ़नी चाहिए। मुझे बताओ, पत्रकार को 10,000 रुपए महीना पगार मिलता था, आज नए नए लड़कों को 10 लाख 15 लाख के पैकेज मिल रहे हैं। मोर कंपटीशन, मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। और इसलिए आप टेलीफोन में, एविएशन में आने दो ना, कूदने दो, लोग जिसको आना है उनको आने दो, आखिर ग्राहकों को सस्ते में मिले। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने रेलवे में इन्वेस्टमेंट की, हमने पावर में इन्वेस्टमेंट की। जो इरिगेशन की बात मैं कर रहा था, उस इरिगेशन में एक स्थिति ऐसी, मैं बीच में मलैया जी को मैंने नागपुर बुलाया था, एक जामघाट करके प्रकल्प है और उस प्रकल्प का मैंने स्टडी किया छिंदवाड़ा जिले में। तो मैंने जो स्टडी किया कि वो प्रकल्प केवल लैंड एक्विजिशन करेंगे तो हाइड्रो पर ही प्रकल्प पूरा हो जाएगा और नागपुर शहर को पीने का पानी मिल जाएगा, वो ग्रेडियंट से। तो मैंने उनको कहा कि आप पावर मध्य प्रदेश लो, उनकी बातचीत हो रही दोनों राज्यों के बीच में। मैंने हमारे इरिगेशन के महाराष्ट्र के मिनिस्टर को बुलाया था, दोनों बैठो, सोल्यूशन निकालो और बीओटी पे निकालो। तो मैं नागपुर का हूं, तो नागपुर में हम 24 घंटे पानी देते हैं,
24 आवर्स हमारा पानी हमने शुरू किया योजना को, तो ये पानी हमको आगे 10 साल के बाद हमारे काम में आएगा। तो प्रकल्पों के लिए पैसे नहीं लगते। अब मुझे बताइए कि पानी के विषय को हमने स्टेट लिस्ट में रखा, अगर उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखते तो 50% राज्य और 50% केंद्र अगर कहते तो इरिगेशन बढ़ता। इरिगेशन बढ़ता तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता तो किसानों का उत्पन्न बढ़ता, किसानों का इनकम बढ़ता तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ती, और किसानों की परचेसिंग पावर बढ़ती तो किसान गांव में टीवी खरीदता, हीरो होंडा खरीदता, तो स्पेयर पार्ट्स वाला का दुकान चलता, टीवी के मैकेनिक का दुकान चलता, होटल में जाता, रेस्टोरेंट में जाता, पान खाता, कपड़े खरीदता। परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो ट्रेड एंड बिजनेस बढ़ेगा ना। ये इंदौर में जो दिख रही हरियाली, इसका कारण क्या है? आपके आजू बाजू में 100 किलोमीटर में जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, जिसके कारण किसानों की परचेसिंग पावर बढ़ी है, उसके कारण उद्योग की व्यापारी खुश है। जिस दिन यहां के किसानों की और मेजोरिटी लोगों की हालत खराब हो जाएगी तो आपकी दुकानदारी इंदौर की भी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि परचेसिंग पावर के साथ यहां पर कैपिटल इनकम ज्यादा है। कोल्हापुर में 11 शुगर फैक्ट्री है। अब 1 एकड़ अगर कपास लगाओगे तो 20,000 रुपए फायदा है, 1 एकड़ चावल लगाओगे तो 5,000 रुपए फायदा है, और 1 एकड़ गन्ना लगाओगे तो 1 एकड़ का फायदा 75 से 1,000 से 1 लाख रुपए है। तो हमारे यहां वेस्टर्न महाराष्ट्र में शुगर मिल